जय हिंद साथियों। अभी एक दो दिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई, लेकिन उस खबर को जो महत्ता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी ने जो कहा था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, उस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार के ऊपर हथौड़ा चला, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं समझता हूं कि यह हथौड़ा केवल हथौड़ा ही नहीं रहेगा, बल्कि एक बुलडोजर बनके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको समाप्त करने में बहुत मदद करेगा। ये खबर थी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, यूजीसी के तहत है ये। इसकी एक टीम की गिरफ्तारी की सीबीआई ने, और गिरफ्तारी इस बात पे की कि इन लोगों ने एक विश्वविद्यालय को A+ का सर्टिफिकेट देने के लिए रिश्वत ली। मैं बड़ा खुश हुआ इसको देख के कि कहीं तो शुरुआत हुई। अब मुझे याद है जब से ये नेक बना है तब से इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। विशेष तौर से ये जो दुकानें खुल गई थी उच्च शिक्षा देने की, इन दुकानों के द्वारा, और उसी की लपेट में बहुत से राज्यों के विश्वविद्यालय भी आ गए थे। मुझे याद है मैं फेटकुटा का प्रेसिडेंट होता था, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशंस, और एनसीईआरटी में उस जमाने में एक सेमिनार हुआ था नेक को लेकर के, जहां खड़े होकर के मैंने एक चुनौती दी थी। एक राज्य का विश्वविद्यालय, ये मैं बात कर रहा हूं समझिए करीबन 2001 की या 2000 की, एक राज्य का विश्वविद्यालय, वहां नेक की टीम जाती है, वाइस चांसलर की तरफ से शिक्षकों से और छात्रों को ये आदेश दिए जाते हैं कि कोई इनसे अलग से बात नहीं करेगा। और पहले ही दिन उस टीम को उस विश्वविद्यालय का एक एक्सटेंशन सेंटर था, एक्सटेंशन एजुकेशन का, एक हिल स्टेशन पे डलहौजी में, उसको वहां ले जाया जाता है। 3 दिन तक उसकी वहां खातिरदारी की जाती है। उसके बाद उसको वापस लाया जाता है, बड़ा भोज किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, उनको लुधियाना से ट्रैक सूट मंगा करके बड़े कीमती ये सब उपहार दिए जाते हैं, और उसके बाद वो टीम चली जाती है। अब कायदा ये है कि ये टीम जाके अपनी रिपोर्ट नेक को देती है, नेक में उस पर चिंतन होता है, उसके बाद वो रिपोर्ट यूजीसी आती है, वहां से अप्रूव होती है, और उसके बाद में ये घोषणा की जाती है कि इसको A ग्रेड मिला, B ग्रेड मिला या A+ मिला। लेकिन यहां क्या हुआ, शाम को ये टीम गई और अगले दिन सुबेरे के अखबारों में जितने भी उस विश्वविद्यालय के सप्लायर थे, ठेकेदार थे, उनकी तरफ से बड़े बड़े इश्तहार जो है अखबारों में छप गए थे
कि अमुक विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिलने के ऊपर बधाई, तो हमारा माथा खसक गया कि भाई अभी तो टीम होके गई है शाम को, अगले दिन सुबह इनको कैसे पता लग गया कि ये वो मिल गया सर्टिफिकेट, और अखबारों के अंदर ये छपने लगा। उस जमाने से लेके और अब तक ये एक रैकेट बन गया। एक टीम में एक बार नेक की तो नहीं थी, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। एक यूजीसी की टीम में मैं भी गया था, 12C में उनको पंजीकृत करने के लिए। 12C वो होता है यूजीसी का कि उस पे आ जाने से लिस्ट में फिर यूजीसी की तरफ से आपको अनुदान मिलना शुरू हो जाता है। तो उस विश्वविद्यालय के अंदर जब हम उनके कंप्यूटर रूम में गए तो साहब 50 कंप्यूटर वहां पे रखे हुए, बड़े नए कंप्यूटर, कि साहब ये हमारा कंप्यूटर रूम है। तो मेरे जैसे दिमाग के आदमी ने एक कंप्यूटर का बटन दबा दिया। उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज नहीं थी, और जब 5-6 कंप्यूटरों पे यही किया गया बटन दबा के, तो एक में भी सॉफ्टवेयर नहीं था। इसका मतलब ये था कि ये कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, ये सिर्फ टीम को दिखाने के लिए उन लोगों ने मंगवा करके कंप्यूटर यहां रखवा दिए हैं, और हम लोगों के जाते ही टीम के वापस भेज दिए जाएंगे। और बात यही नहीं रुकी, लाइब्रेरी में ले गए तो बड़े बड़े शेल्फ्स के अंदर किताबों से भरी हुई, कि साहब ये हमारी लाइब्रेरी है। हमने कहा जी शेल्फ खोलो। शेल्फ खोली तो मैंने किताब निकाली, बिल्कुल नई पुस्तक थी। मैंने कहा इसका एक्सेशन नंबर क्या है, क्योंकि हर किताब पे लाइब्रेरी में एक नंबर दिया जाता है। तेरा एक्सेशन रजिस्टर लाइए, कोई एक्सेशन रजिस्टर नहीं। तो साफ हो गया कि किताबें लेकर के डीलर से यहां रख दी गई है, और टीम के इंस्पेक्शन करते जाते ही वापस हो जाएगी। मैंने उस यूनिवर्सिटी को 12C का नहीं दिया उनको रजिस्ट्रेशन, और नेक में तो ये मामूली बात हो गई। 20 साल से ये चल रहा है, चाहे कोई सरकार रही हो, कि हर बार गिने चुने 15-20 व्यक्ति हो जाते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को आप देखेंगे टीम उठा करके, मैं तो जानता हूं कि सीबीआई इस चीज का पूरा जड़ तक में जाए कि वही लोग बार बार क्यों भेजे जाते हैं हर जगह इस देश के अंदर ये इंस्पेक्शन करने को। और उसके बाद A+, ये मतलब हैरानी हो जाती है देख के कि ऐसे ऐसे कॉलेजों को ऐसे ऐसे उनको दे दिया जाता है A+, कि आदमी माथा पीट लिया अपना। और ये देखिए छात्रों के भविष्य से खेलना है, क्योंकि छात्र जब प्रवेश लेने जाता है तो देखता है उस कॉलेज की, उस विश्वविद्यालय की रैंकिंग क्या है। और आप मजे की बात देखेंगे, आज हर प्राइवेट विश्वविद्यालय जो है वो अपने आप को एशिया का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय बनाता है, खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दे देता है। जवाब नहीं है इन दुकानों का, जो दुकानें खोली गई इस तरीके की, और इस तरीके के एक्रेडिटेशन देने शुरू हुए। मैंने तब एक मुद्दा उठाया था और आज फिर उठा रहा हूं आपके सामने। कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा A++ नहीं हो सकता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरीके से हर विश्वविद्यालय के जो अलग अलग विभाग हैं उनका स्तर बराबर का एक सा नहीं हो सकता। एक ही विभाग के अंदर हर शिक्षक का भी जो शैक्षिक वो है योग्यता एक सी नहीं हो सकती। तो ये जो चला है तरीका के पूरे शिक्षण संस्थान को आप A+ दे दें, A दे दें, ये तरीका ही गलत है। इसका विकल्प है कि बजाय इसके कि आप पूरे संस्थान को A+ दें, आप या तो विषय के हिसाब से
या कोर्स के हिसाब से ये मूल्यांकन थे कि सिलेबस कैसा है, उनको पढ़ाने वालों की योग्यताएं क्या हैं, उनके जो शिक्षा पढ़ाए गए विद्यार्थी उनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या रही है, उसको देख करके आप दीजिए, ना कि ये देख के कि किसके यहाँ क्या कुर्सी रखी है और क्या मेज रखी है और कितनी पुताई हुई है दरवाजे के ऊपर। आप हैरान होंगे, बहुत साल पहले की बात है, मुझे तो ये याद है, मेरे ख्याल करीब ये बात हो गई होगी कोई 30 साल पहले की, कि बिहार में तो एक शिक्षा मंत्री तक गिरफ्तार हुए थे कि वो बीएड की एक कॉलेज को मान्यता दे दी गई थी। वहां तो टीम की गलती नहीं थी, वहां जो टीम गई तो उस झूठे संस्थान ने क्या किया, एक प्राइवेट कॉलेज किराए पे ले लिया 2 दिन को, उसके बाहर अपने कॉलेज का बोर्ड लगा दिया और वो पूरा कॉलेज का कॉलेज दिखा दिया कि देखिए साहब, हमारे इतने कमरे हैं, इतनी कुर्सियां हैं, इतना ये है वो है, और उनको बीएड की अनुमति दे दी गई थी। बाद में वो पूरा रैकेट पकड़ा गया। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाना, ये नेक उसका तरीका नहीं है। ये वेस्टर्न मॉडल जो अपना लेते हैं ना, क्योंकि उन्हें वेस्टर्न ने तो शिक्षा को जो है दुकान बना दिया, और गेट्स में शिक्षा को लाने के बाद में हमने भी दुकान बनाना शुरू कर दिया उसको। हमने तो विरोध किया था इसका। जब ये विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने की बात हो रही थी 2002 के आसपास, गेट्स के अंदर जब शिक्षा को लाने की बात थी, तब मंत्रालय में यह सवाल उठाया था हम लोगों ने जाकर के। मुझे आज तक याद है, हमारे साथ उस समय जो और शिक्षक नेता थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से राठी थे, ओबरॉय थे, जामिया से थे, अलीगढ़ से थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय का पूरा डेलीगेशन हमारा गया था, और मैंने कुछ सवाल रखे थे उस समय, और मैं तारीफ करूंगा कि उस समय के जो शिक्षा सचिव थे, काओ साहब, बोले विरोध क्या है। हमने कहा जी, हमारा विरोध जो है विदेशी विश्वविद्यालय से नहीं है, लेकिन विदेशी विश्वविद्यालयों को आप यहां पे जब ला रहे हैं तो कम से कम 4-5 बातें जो हैं उनका ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा बातें गिनाइए। हमने कहा जी, पहली बात ये कि जो भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत के अंदर आए वो अपनी एम्बेसी के थ्रू आए, दूतावास के थ्रू आए। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं कहा इससे फर्क ये पड़ेगा कि वो दूतावास भी जिम्मेवार होगा, वो देश भी जिम्मेदार होगा उस विश्वविद्यालय के लिए। नहीं, अमेरिका जैसी जगह पे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक कमरे में खुल जाती है। वो यहां पे आ गए, यहां एडमिशन किया, हमारे विद्यार्थियों से पैसा ले लिया और 2 महीने बाद भाग गए, तो कौन जिम्मेवार होगा। दूसरी बात, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो हमारी भौगोलिक एकता है उसका वो सम्मान करेंगे। तो उस पर पूछा गया क्यों। मैंने कहा आप इन विश्वविद्यालयों के नक्शे देख लीजिए उठा करके, जो ये लगाते हैं दुनिया के, उसमें पूरा पीएओ को जो है हिंदुस्तान से बाहर दिखाते हैं, हमारे देश का हिस्सा ही नहीं मानते। और जो हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो सेंसिटिविटीज हैं, उनका ही सम्मान नहीं करते, मजाक उड़ाते। तीसरी बात मैंने कही कि जो डिग्री ये देंगे उस डिग्री का भी मूल्य और सम्मान वही होगा जो वहां का होता है। ये नहीं कि इसको सेकंड रेट डिग्री माना जाएगा। चौथी बात मैंने कही थी कि अगर ये आप इन्हें अनुमति देंगे अंतर्राष्ट्रीय फीस लेने की, तो जो शिक्षक यहां पढ़ाएंगे उनकी तनख्वाह भी वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। और उसके बाद में वो बिल जो है लोकसभा में नहीं आया था,
राज्यसभा से पास हुआ था। इसी तरीके से शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिए हमने कहा इसके और बहुत तरीके, आप लोग जॉइंट डिग्री सिस्टम लाइए, जो बाद में मैंने रखा था प्रस्ताव, बाद में प्रोफेसर निगवेकर ने इसको काफी उठाया था, यूजीसी चेयरमैन ने इस बात को, कि मान लीजिए पूना विश्वविद्यालय का फिजिक्स का जो विभाग है उसके यहां प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी क्षमता है, और बंबई विश्वविद्यालय का जो फिजिक्स विभाग है उसके यहां फिजिक्स की थ्योरी बहुत अच्छी है। तो आप क्यों नहीं इन दोनों विश्वविद्यालयों को ये कहते कि संयुक्त डिग्री दें, ज्वाइंट डिग्री दें एमएससी फिजिक्स की, और दोनों के छात्रों और शिक्षकों का आदान प्रदान हो, तो गुणवत्ता इससे आएगी। गुणवत्ता इससे आएगी कि अगर बेंगलोर या अहमदाबाद के अंदर इसरो है तो इन केंद्रीय विद्यालयों के अंदर स्पेस स्टडीज का डिपार्टमेंट खोलिए, और उस डिपार्टमेंट के अंदर फिर इसरो के वैज्ञानिक आके पढ़ाएं, दोनों में आदान प्रदान हो, तो उससे जो हमारा मानव संसाधन बनेंगे स्पेस के क्षेत्र में। उस जमाने में हम लोगों ने बात की थी कि साइबर स्टडीज होना चाहिए, मिलिट्री स्टडीज का जो डिपार्टमेंट है उसको दोबारा सशक्त बनाना चाहिए, जो खत्म हो चुका है। या सिलेबस, भाई मैं कहूंगा अभी कि उस समय यूजीसी ने 2002, 3, 4 के अंदर जब ये बातें उठाई गई तो यूजीसी की तरफ से नए सिलेबस बनवाए गए थे। नहीं, कई तो ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पे कॉमर्स तक में बीकॉम तक के सिलेबस जो थे पिछले 25 साल से अपडेट नहीं किए गए थे, कि निरंतर सिलेबस अपडेट होने चाहिए, सिलेबस के अंदर नई रिसर्च सामने आनी चाहिए, नई खोज सामने आनी चाहिए, नए विचार सामने आने चाहिए। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्री और एजुकेशन के कोलैबोरेशन की बात करते हैं उसके बहुत अच्छे तरीके थे, कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसने अगले 5 साल में मान लीजिए 200 अकाउंटेंट रखने हैं अपने यहां, तो अपनी मांग किसी शिक्षा संस्थान के आगे रखे और वहां पे उन विद्यार्थियों के लिए कुछ वजीफा भी दे, स्कॉलरशिप दे, और 2 पेपर उस तरीके के वहां पढ़ाए जाए। अगर व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है तो इंश्योरेंस को लेकर के, या बैंकिंग में जाना चाहता है तो बैंकिंग को लेकर के, ऑप्शनल पर्चे जो हैं, ऑप्शन विषय जो हैं, वो बीकॉम बीए में लगाए जाने चाहिए, कि जिस क्षेत्र में जो आगे जाना चाहता है वो उसी समय से अप्लाइड, इग्नू में ये अप्लाइड कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था 1988 से, मुझे याद है। और मैंने अपने बीए के विद्यार्थियों के लिए उस समय टूरिज्म के बनाए थे कोर्सेस, पर्यटन को लेकर के, टूरिज्म मार्केटिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, फॉर टूरिस्ट गाइड्स, जो अब बाद में जाके यूजीसी ने किया, लेकिन वो कितना लेवल पे उस लेवल स्ट्रक्चर बने हैं वो भी एग्जामिन करने की बात है। और यदि देश में शिक्षा में गुणवत्ता लानी है, हमें अपने देश की शोध की क्वालिटी को बचाना है, तो ये एपीआई सिस्टम खत्म करना होगा। इस एपीआई सिस्टम ने सत्यानाश कर दिया है देश में एजुकेशन की गुणवत्ता का। हम जाते हैं, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है, एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छी रिसर्च करके एक पेपर लिखा है, शोध की है, तो 5 नंबर उसको पेपर के मिल गए। एक कैंडिडेट है जिसने बकवास लिखी है लेकिन 3 शोध पत्र दिखा करके ऐसे जर्नल में पब्लिश कर लिए हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो उसको 15 नंबर मिल गए। तो उसको साक्षात्कार में बुला लिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा।
फ्रस्ट्रेट हो जाता है अच्छी रिसर्च करने वाला। और इतना छापना होगा, इतना करना होगा, आज इतने इस तरीके के जर्नल खड़े हो गए, मैं तो हैरान हो गया हूं देख करके। और नकल करना, कोई ये नहीं देख रहा यूजीसी से अप्रूव्ड जर्नल है, कोई ये नहीं देख रहा कि उसके अंदर जो जर्नल में पर्चे छापे जा रहे हैं शोध के नाम के ऊपर, उनमें कोई प्राथमिक स्रोत उसने देखा ही नहीं है विद्यार्थी ने। 2-3 किताबें पढ़ करके पर्चा लिख देता है, शोध हो गई। और जिस तरीके से ये नेक के रैकेट को सीबीआई ने खोजा है और इसकी जड़ तक जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पीएचडी के अंदर भी जो रैकेट होता है, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पैसा लेकर के पीएचडी कराई जाती है। बहुत सबूत है मेरे पास, किस तरीके से टॉपिक दिया जाता है, कैसे अप्रूव कराया जाता है, फिर कैसे उसकी पीएचडी अप्रूव करवाई जाती है। तो इस भ्रष्टाचार को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता आनी चाहिए वो आप नहीं उठा पाएंगे। मैं एक बार फिर सीबीआई को बधाई देता हूं और ये कहूंगा कि इसकी जड़ तक जाए नेक की। अभी तो 5-6 लोग ही पकड़े हैं, और मैं तो जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं महोदया, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने तुरंत उस प्रोफेसर को सस्पेंड किया जो इसमें गिरफ्तार हुआ है। और एक और चीज देखिए कि ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लोग ही टीमों के मेंबर बनाए जा रहे हैं कई जगह पे। तो पूरा रैकेट बन चुका है। मैंने खुद 2010 के अंदर एक पीआईएल की थी दिल्ली के उच्च न्यायालय में। यूजीसी ने उस समय एक नोटिस निकाल दिया कि जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती हैं वो डीम्ड टू बी लिखना बंद कर सकती है, और उसके नीचे वो और कुछ लिख सकती है यूजीसी के अंदर, उसके अंदर। तो मैंने वो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैंने ये प्ली लिया था उसमें कि यूजीसी का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, और जब तक पार्लियामेंट उसमें परिवर्तन नहीं करती तब तक ये आदेश नहीं निकल सकता। ये अर्जुन सिंह साहब ने निकाला था उनके समय में, वो चिट्ठियां मुझ पे मौजूद हैं जिस अधिकारी ने वो सब कराया था। और उसके बाद में कपिल सिब्बल बन गए मंत्री, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आप तो वकील हैं। तो मिनिस्ट्री में उसको एग्जामिन कराया गया, और मुझको खत आया मिनिस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी का, जिसमें यूजीसी को यह आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता जो है वो सही है, क्योंकि हमने यूजीसी के एक्ट में परिवर्तन किए बिना यह आदेश निकाल दिया है। तो इसलिए माननीय हाई कोर्ट को अगली पैरवी के ऊपर यह बता दिया जाए कि हम इस आदेश को वापस ले रहे हैं। और वो आदेश वापस लिया यूजीसी ने, कोर्ट को बताया गया वो, तो मुकदमा हमारी याचिका खारिज हुई फिर उसके बाद में। और ये जो नौकरशाही हावी होती है यूजीसी से संबंधित निर्णयों को लेने के लिए, हमारे देश में अच्छे दिमाग की कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत काफी परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन उसके अंतर्गत ये इनबिल्ट मैकेनिज्म भी कुछ होने चाहिए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। और जैसे हमारे युवाओं ने
आईटी की क्रांति को लीड किया था। आज हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी सशक्त हो भारत की कि जो नॉलेज रेवोल्यूशन की बात हो रही है उसमें भी हमारा युवा जो है दुनिया भर में सबसे आगे रहे। जय हिंद।